हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजित कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। इस प्रकाश के अपवर्तन का मतलब आपको पूरी तरह से एक वीडियो में समझा चुके हैं कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है। और इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का कुल कितने नियम होते हैं, क्रांतिक कोण क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इन सब का हमारे जीवन में क्या काम होता है और कहाँ पर इन सब का यूज होता है हमारे लाइफ में। तो इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे और प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम थ्योरिकल जानने का अभी इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करिएगा और स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। इसके पहले आपको विभिन्न बिंदु के बारे में जानना पड़ेगा। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा और एक सिलसिलेवार देखते रहिएगा। तो देखिए, ये जो है कांच की सिल्ली है। कांच की सिल्ली का मतलब ये मोटा सा कांच की सिल्ली है और इसके हवा यानी कि ऊपर हवा है और नीचे भी हवा है। पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे। आप बताइएगा कि हवा और कांच इन दोनों में सघन माध्यम कौन हो सकता है। सघन माध्यम का मतलब दोनों में कठोर कौन हो सकता है। ये कठोर हो सकता है तो ये सघन माध्यम हो गया। ये कौन सा हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। ये जो हवा है ये हमारा क्या हो गया, विरल। किसके अपेक्षा, कांच की अपेक्षा। ये क्या हो गया, सघन माध्यम। और फिर वही बात किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कांच ऊपर है, सघन तो हो ही गया, नीचे हवा, तो हवा क्या हो गया यहाँ पर, विरल माध्यम। अब यहाँ पर आप बताते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है तो दिशा दे दे यहाँ पर। अब जो यहाँ पर कांच में प्रवेश करेगी यानी कि विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। तो सबसे पहले प्रवेश करेगी तो वहां पर अपना पथ तो विचलित होगा, इधर उधर भागेगी। तो भागने से पहले हम यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं कि कितने कोण के साथ भागेगी और इसमें परिवर्तन क्या होगा, इसलिए हम अभिलंब खींचते हैं। देखिए, अगर ये कांच नहीं रहता है, टोटल हवा रहता है, तो प्रकाश तो सीधे जिस रास्ते से आ रही है उस रास्ते से निकल जाती, आपको पता है ही। लेकिन यहाँ पर प्रकाश की चाल जो है 3 लाख होती है, यहाँ पर कांच में 2 लाख होती है। तो आएगी तो इसका स्पीड कम होगी, जिसकी वजह से ये अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। कहाँ पर मुड़ जाएगी, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम आती है तो प्रकाश कहाँ पर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर हमने मुड़ा दिया। यहाँ पर आप ये वाला आपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण आर है। अब देखिएगा, अब यहाँ से भी प्रकाश निकलेगी। अब देखिए कि यहाँ से जब प्रकाश निकलेगी तो अब पहले हम यहाँ पर अभिलंब बना देते हैं, यहाँ पर अभिलंब। अब देखिए, यहाँ अगर 2 सतह नहीं रहता, टोटल कांचे रहता तो ये प्रकाश तो सीधे निकल जाती, इधर निकल जाती है अगर कांचे रहता। लेकिन कांच के बाद हवा है यानी कि प्रकाश की चाल कम स्पीड से अब ज्यादा स्पीड में जाएगी। जैसे ज्यादा स्पीड में जाएगी अपने पथ से दूर हट जाती है। जो पथ से जाना चाहिए उस पथ से क्या हो जाती है, दूर हट जाते हैं। उधर दिशा दे दे। ये यहाँ पर ये आपतन कोण आई ऊपर और नीचे ये अपवर्तन कोण आर। यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी कि आपतन कोण ये और अपवर्तन कोण आर, इन दोनों में कौन बड़ा है। ये अपवर्तन कोण बड़ा है, ये आपतन कोण छोटा है यहाँ पर। लेकिन इसमें जो है आपतन कोण क्या है, ये यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर अपवर्तन कोण छोटा है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपतन कोण क्या है, यहाँ पर छोटा है, अपवर्तन कोण बड़ा है। अब देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन का नियम इसी चित्र के माध्यम से कैसे निकलेगा। जो किरण आ रही है तो इस किरण को प्रकाश के परिवर्तन में पढ़ चुके थे, ये आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं, 2 माध्यम के अलग करने वाली जो सतह है। देखिए, ये सतह जो है, ये वाला सतह, ये ऊपर हवा हो गया, नीचे कांच हो गया। 2 माध्यम को अलग कर रही है ये सतह। तो 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर जो किरण पड़ती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जहां पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। अब देखिए, आपतन बिंदु कहेंगे। अब जैसे ही प्रकाश आपतन बिंदु को पढ़कर दूसरी माध्यम में जाती है तो ये थोड़ा सा विचलित हो जाती है, ये अपवर्तित हो जाती है। इसलिए इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रही है। और आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीचों बीच जो रेखा खींचा होता है उसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। देखिए, अब प्रकाश के अपवर्तन का इसी से नियम क्या होगा। देखिए,
आपतित किरण ये और अपवर्तित किरण ये वाला और अभिलंब तीनों कहाँ एक ही बिंदु पर है। तो प्रकाश के अपवर्तन का यही एक नियम हो जाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पर आपतित बिंदु पर तीनों है, देखिएगा ये आपतित किरण, ये दूसरा अपवर्तित किरण और तीसरा जो है ये आपतन बिंदु, ये अभिलंब है, तीनों कहाँ पर एक ही बिंदु पर है। ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। जाया का मतलब होता है साइन। आपतन कोण की जाया, देखिए आपतन ये वाला है ना, आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया कैसे हो जाएगी, साइन, जाया का मतलब साइन, आपतन कोण आई, जाया का मतलब साइन, आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा होता है। तो अपवर्तन कोण आर और जाया मतलब अपवर्तन कोण की जाया हो गया। इसका नियतांक कितना होता है, एक नियतांक होता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा नियम आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को, दूसरा नियम को इसी तरह से भी लिख सकते हैं और नहीं तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को किस नियम को नाम से जानते हैं, स्नेल का नियम के नाम से जाना जाता है। स्नेल का नियम क्या है, थोड़ा सा देख लीजिएगा स्नेल का नियम। ऐसा हालांकि दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है, यही वाला। अब देखिए कि यहाँ पर जो है माध्यम 1 हुआ कि नहीं, माध्यम 1, यहाँ पर माध्यम को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। किसे, म्यू से। इसको क्या कहेंगे, म्यू से सूचित करेंगे। और ये माध्यम, ये भी माध्यम हुआ, इसको भी म्यू से सूचित करेंगे, देखिए म्यू अदम यू। अब देखिए माध्यम 1 हुआ है, माध्यम क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हुआ ना। तो यही आप देखिएगा यहाँ पर प्रकाश जो है माध्यम 2 की अपेक्षा 1 में जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग साइन आई बटा में साइन आर। अब देखिए माध्यम 1 से आ रही है ना, तो म्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे, म्यू माध्यम हो गया 1 से कहाँ जा रही है, 2 में जा रही है। अब इसी का अगर विस्तार से करेंगे, इसी का विस्तार करेंगे तो आगे ये वाला, इसका मतलब ये होता है माध्यम 2 की अपेक्षा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। देखिए यहाँ अगर विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आई 10 के 10, साइन आर 10 के 10। यहाँ पर म्यू 2 ऊपर चला जाएगा, अब बाटा में म्यू 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा देते हैं। देखिए तिरछे गुणा करेंगे, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। ये जो है अभी सूत्र निकाले, यही सूत्र को क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। इसको क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। कोई पूछेगा स्नेल का नियम क्या है, तो वही म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। यहाँ कभी कभी म्यू की जगह पर एन भी दिया रहेगा, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। तो वहां पर किसी प्रकार का आपको गड़बड़ी होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्नेल का नियम समझ में आई होगी और प्रकाश के अपवर्तन आपको समझ में आई होगी और इसके नियम क्या होते हैं ये समझ में आई होगी। और ये जो टॉपिक है आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, ये आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में होता है इस अपवर्तन का क्या नियम होता है। उसके पहले हम जानेंगे सबसे पहले क्रांतिक कोण क्या होता है। तो मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए हम जानते हैं क्रांतिक कोण क्या है और उसके बाद जानेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इन सब का क्या यूज होता है। देखिए यहाँ पर क्रांतिक कोण को सबसे पहले समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं सघन माध्यम, ये वाला क्या हम मान लेते हैं सघन माध्यम। यहाँ पर नीचे मान लेते हैं सघन माध्यम, ऊपर का मान लेते हैं विरल माध्यम और हम यहाँ पर प्रकाश गुजारेंगे सघन माध्यम से ऊपर की ओर। अब देखिए यहाँ पर दो माध्यम रहेगी तो दोनों माध्यम के बीच अभिरामी भेजते हैं। अगर ये जो किरण दो माध्यम नहीं रहते तो सीधे निकल जाते हैं, यहाँ पर इसे सीधे निकल जाते हैं। लेकिन प्रकाश कहाँ जा रही है, सघन से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। जब सघन से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश, तो आप जानते होंगे कि प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में जाती है अभिलंब से दूर हट जाती है। ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकलनी चाहिए लेकिन कहाँ से निकलेगी, दूर हटेगी। ये अभिलंब ये है, अभिलंब से जैसे ही इधर आती तो अभिलंब से नजदीक कहते हैं। अब प्रकाश की जो किरण है उससे दूर जाएगी तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई है। तो प्रकाश कैसे निकलेगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए अभिलंब से दूर हट रही है। अब आप यहाँ पर एक बात बताइएगा कि ये जो किरण है यहाँ से जब जा रही है तो यहाँ पर निकल रही है। थोड़ा सा और इधर से अगर किरण भेजे रहते तो क्या होती, किरण थोड़ा सा और नीचे से निकली रहती है। थोड़ा सा और इधर से भेजे रहते किरण तो क्या होगी, कभी ना कभी इसी पथवा पर जो दो माध्यम को अलग करने वाली सतह है इसी पथवा से निकल जाती है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो जब
दो माध्यम को अलग करने वाली सतहिया से निकल जाएगी तो उस घटना को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस घटना को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। इसी चित्र को हम इधर समझेंगे। देखिएगा, ये हमारा विरल माध्यम हो गया और नीचे हमारा सघन माध्यम हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रकाश हम सघन माध्यम से इधर भेज देते हैं, ठीक। और जैसे ही भेजते हैं तो प्रकाश अगर दो माध्यम यहाँ पर नहीं रहता तो सीधे निकल जाती, तो सीधे निकाल दिए यहाँ पर ऊपर की ओर भेज देते सीधे, और यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे ताकि पता चलेगा कि इसमें अंतर क्या हो रही है। देखिए, जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो एक ऐसा भी दौर आएगी कि प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर चली जाएगी, यानी कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से नापेंगे अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R, यानी कि अपवर्तन कोण को अब यहाँ पर C कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा? जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में इस प्रकार जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस अपवर्तन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में, प्रकाश हमेशा सघन से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए, नहीं तो क्रांतिक कोण की घटना होकवे नहीं करेगा। क्लियर? जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगी और इस प्रकार जाना चाहिए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उस अपवर्तन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे C से सूचित करते हैं। अपवर्तन कोण को R से सूचित करते थे, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन कोण को C से सूचित करेंगे क्योंकि 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होने के कारण ये क्रांतिक कोण हो गया, इसका नाम चेंज हो गया है। क्लियर? नाम चेंज के होने की वजह से इसका जो सूचित करने का तरीका है वो भी चेंज हो गया। अब हम जानते हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। देखिएगा, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करते रहिएगा। देखिए, ये सघन माध्यम है और वो विरल माध्यम ऊपर वाला, और इसी काम को अपनाते हैं इसमें। देखिए, प्रकाश जो है यहां से जा रही है, एक मिनट, प्रकाश यहां से जा रही है और जैसे ही जाएगी दो माध्यम नहीं रहती तो सीधे निकल जाता, यह विलंब हो गया हमारा। और प्रकाश जब जाएगी इधर तो इसी पथ पर जब रिटर्न होती है, इसी पथ पर चली जाती है, तो इस चीज को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे, जिसे C से सूचित किया जाता है। और ये क्या हो गया? हमारा आपतन कोण हो गया। और यहीं पर जब अगर प्रकाश यहाँ से निकल कर इधर भेजेंगे तो प्रकाश पुनः इसी माध्यम में रिटर्न हो जाएगी। तो इस माध्यम में जब रिटर्न होगी तो हम लोग कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक मिनट, अब देखिएगा, इसी चीज को हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। सघन माध्यम ये हो गया हमारा और ये वाला विरल माध्यम हो गया। विरल क्या हो गया? विरल। अब देखिए क्या होगा, इसमें प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण तो जा रही है, दो माध्यम नहीं रहता तो सीधे निकल जाती प्रकाश की किरण। यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे। अब क्या होगी? प्रकाश की किरण क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज्यादा हो रही है यहाँ पर, तो प्रकाश पुनः इसी माध्यम में आ जाती है, यानी कि सघन माध्यम से जाती है, सघने माध्यम में आ जाती है। इस घटना को क्या करेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? जो आपतन कोण है वो आपतन कोण बड़ा कर देंगे। किससे बड़ा करेंगे? क्रांतिक कोण से। ये शर्त अगर लगा देंगे इसमें, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बड़ा करके भेजेंगे आपतन कोण को, तो ये पुनः सघन माध्यम में ही रिटर्न हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? सघन माध्यम में ही रिटर्न हो जाएगी। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका परिभाषा पुनः देखेंगे। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में इस प्रकार जाए कि पुनः सघन माध्यम में ही रिटर्न हो जाए, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम, सघन से प्रकाश विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश कैसे जाना चाहिए? सघन से विरल माध्यम में, पहला नियम। और दूसरा नियम, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा रहना चाहिए। यहाँ पर लिखवा नहीं रहे, यहाँ जो है जो भी बात बता रहे हैं यहाँ पर नोट्स आप बना लेंगे, ठीक। यहाँ पर प्रकाश कैसे जाना चाहिए? सघन से विरल माध्यम में। और दूसरा, क्रांतिक कोण से जो है मान अधिक रहना चाहिए। किसका? आपतन कोण का मान अधिक रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इसके दैनिक जीवन में क्या यूज होता है। ठीक है, जो हीरा होता है, हीरा बहुत ज्यादा चमकता है। तो हीरा किस घटना के कारण चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण चमकता है। जो शीशा होता है, आईना कभी कभी चमक जाता है तो ज्यादा चमकने लगता है अन्य जगह की अपेक्षा वहां की। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमका हुआ शीशा चमकने लगता है ज्यादा। और तीसरा, कभी कभी आपने देखे होंगे रेलवे ट्रैक पर गए होंगे, तो रेलवे ट्रैक पर लंबी दूरी पर आप देखेंगे तो वहां पर हवा जो होती है जमीन के थोड़ा सा ऊपर, ट्रैक के थोड़ा सा ऊपर झिलमिलाती हुई नजर दिखाई देती है। वो किस कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होते हैं। उस घटना को मृग मरीचिका की घटना दी गई है। उस घटना को मृग मरीचिका के नाम से दी गई है।
वो घटना को मृग मरीचिका के नाम से क्यों दी गई है? क्योंकि जो मृग होते हैं, हिरण होते हैं, वो हिरण उस जगह को देखते हैं, यानी कि जो झिलमिलाती हुई चीज देखते हैं, वो जानते हैं कि वहां पर पानी है। वो तो बुद्धू है ससुरा, वो तो जानेगा पानी है, लेकिन हम लोग तो चाणक्य है, क्योंकि हम अपने साइंस के माध्यम से जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में साइंस का क्या रोल है। तो हम जान लेते हैं कि वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या चीज होता है, ये भ्रम है, पानी उनी नहीं है। लेकिन उसका कौन बताएगा? वो क्या जानता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कौन होता है? ससुरा वो कौन क्या जानेगा? वहां दौड़कर जाता है और देखता है कि पानी है ही नहीं है, तो फिर कुछ दूरी पे देखेगा तो पानी दिखाई देगा वैसा ही, लेकिन वहां पर भी पानी नहीं रहेगा। यानी कि हिरण जो भटकता रहता है, और भटकते रहने की वजह से इसका नाम रामायण से जोड़ दिया गया है कि राम जी जब वनवास गए थे, तो राम जी का किए थे, जब सीता जी को हिरण पसंद आ गया था, तो राम जी दौड़कर जा रहे थे हिरण को पकड़ने, और हिरण भागता भागता बहुत दूर भाग गया। तो वो भाग रहा था हिरण, मृग मरीचिका वहां पर नाम दिया गया था, और उसी नाम को यहाँ पर जोड़ दिया गया है मृग मरीचिका, क्योंकि हिरण यहाँ पर भी भाग रहा है। इसी घटना को मृग मरीचिका की घटना कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मृग मरीचिका की घटना को आप समझ पाए होंगे। हीरा क्यों चमकता है, किसके कारण चमकता है, ये भी समझ पाए होंगे। शीशा चमका हुआ क्यों समझता है, ये भी समझ पाए होंगे। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होता है, ये भी समझ पाए होंगे। अब देखिए क्रांति कोण का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होता है। देखिए जितने भी एलईडी बल्ब होते हैं, उस एलईडी बल्ब में क्रांति कोण का ही यूज करके बहुत ज्यादा चमकाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रकाश निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी। जो ऊपर कांच लगी रहती है वो सघन रहती है, और वहां से निकलकर हवा में जाएगी, यानी कि विरल माध्यम में जाएगी। तो उसमें इस प्रकार सेटिंग कर दिया जाता है कि प्रकाश की किरण 90 डिग्री से अपवर्तन हो। और जब 90 डिग्री से अपवर्तन होता है तो प्रकाश थोड़ा बहुत उस जो एलईडी में ऊपर कांच लग रहता है, जिसको फिलेंट कांच कहते हैं, उसको बहुत ज्यादा चमकाने लगती है। तो चमकाने की वजह से अधिक प्रकाश निकलने लगती है, तो इस घटना की वजह से वहां पर प्रकाश का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्रांति कोण का भी हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होता है वो भी जान चुके होंगे। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे अपवर्तनांक क्या है, पार्श्विक विस्थापन क्या है, और साथ ही साथ प्रिज्म क्या है। इन सब का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होता है। तो पूरी तरह से हमारे वीडियो को अगर देखने चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।